Hello students, today I am going to teach you science for class 5th. ये क्लास 5th का सेकेंड लेसन है एंड दिस चैप्टर नेम जर्मिनेशन ऑफ अ सीड. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या होते हैं, पिट्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, स्टिग्मा क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है. अब यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ये तो जान लिया कि फ्लावर में कौन सा मेल पार्ट्स है और कौन सा फीमेल पार्ट्स है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर यानी जर्मिनेशन ऑफ अ सीड में जानेंगे जो सीड होते हैं वो जर्मिनेट कैसे करते हैं. ठीक है, जैसे आप एक भी सीड अगर कहीं भी लगाते हो या किसी भी चीज़ की तो वहाँ पे एक न्यू प्लांट ग्रो करता है. वो किस कारण करता है, किस वजह से करता है, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड्स, सीड डिस्पर्सल एंड लास्ट रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स, यानी प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस किस टाइप्स के होते हैं या किस प्रकार के हो सकते हैं. ठीक है, पहली बात तो मैं बताऊं जर्मिनेशन ऑफ अ सीड क्या है. तो जर्मिनेट का मतलब होता है कि सीड, किसी कोई भी सीड अगर हम करते हैं वो जर्मिनेट कैसे होती है, तो प्रोवाइड विथ वाटर, यानी वाटर के थ्रू जब हम वाटर वहाँ पे डालते हैं, इसमें बहुत ही अहम रोल निभाता है वाटर जो सीड को जर्मिनेट करने का कार्य करता है. फिर आते हैं इसके फर्स्ट जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड के बारे में, यहाँ पे मैंने आपको एक फिगर बनाया है. ये क्या है, ये सीड है. ये क्या बना हुआ है, सीड बना हुआ है. और ये सीड को आप देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं. ठीक है, बाहर की तरफ से जो सीड होता है वो एक कोट के द्वारा यानी एक सेल या एक कवच के द्वारा घिरा हुआ रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं. ठीक है, ये क्या होता है, ये मोस्टली वाटर प्रूफ होता है. ठीक है, इसकी मदद से अंदर की तरफ पानी ज़्यादा अंदर नहीं जा सकती, यानी ये सीड को एक प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है. ओके, फिर नीचे वाले जो बीच वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉटिलीडन कहते हैं. क्या कहते हैं, कॉटिलीडन. और यहाँ पे आपने देखा होगा एक छोटा सा स्ट्रक्चर होगा जिसे हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे. ठीक है, एम्ब्रियो, ध्यान है ना, फीमेल पार्ट्स में जो ओव्यूल होते थे, ठीक है, वही बाद में क्या आगे जाके यही सीट में क्या बनेंगे, यही एम्ब्रियो बनेंगे. ठीक है, अब आते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए शॉर्ट में लिखा है सीड कोट के बारे में, एम्ब्रियो के बारे में और कॉटिलीडन के बारे में. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. सीड कोट क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं. ठीक है, और ये क्या फूड सप्लाई का भी कार्य करते हैं, यानी सीड को जो फूड मिलता है, मैंने बताया था ना कि फूड अपना भोजन खुद से बनाते हैं. ठीक है, वो सूर्य की, सन की उपस्थिति में अल्ट्रावायलेट रेज के हिसाब से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वो अपना फूड बनाते हैं. तो जो पेड़ पौधे की पत्तियां मिलके जो फूड बनाती हैं वहाँ ये सीड कोट क्या करता है, फूड सप्लाई करने का कार्य करता है. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ एक, और ये प्रोटेक्ट एम्ब्रियो, और ये किसको प्रोटेक्ट करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है. डन. सेकेंड आते हैं एम्ब्रियो. एम्ब्रियो को मोस्टली हम क्या कहते हैं, बेबी प्लांट कहते हैं, क्योंकि यही ग्रो करता है. ठीक है, इसी को बाहर की तरफ से सीड कोट कवर किया रहता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेबी प्लांट कहेंगे. और प्लस एम्ब्रियो में एक रेडिकल पार्ट होता है. कौन सा पार्ट होता है, रेडिकल पार्ट होता है जो बाद में एक प्राइमरी रूट का कार्य करता है. किसका कार्य करता है, प्राइमरी रूट का. ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को भी. एंड द लास्ट पार्ट्स ऑफ सीड कॉटिलीडन. कॉटिलीडन क्या होते हैं, ये एब्जॉर्ब द फूड, यानी जो सीड कोट फूड को सप्लाई करता है, तो कॉटिलीडन क्या कहता है, यहाँ से फूड को सप्लाई किया जाता है बाहर से, और ये क्या कहता है, फूड को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है और डेवलप न्यू प्लांट सिस्टम इन न्यू प्लांट. ठीक है, सॉरी प्लांट नहीं होगा, डेवलप्ड न्यू रूट सिस्टम इन न्यू प्लांट, यानी नए पौधों के लिए नए जड़ों को बनाने का या डेवलप करने का कार्य करता है. ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीड डिस्पर्सल. अब ये सीड डिस्पर्सल क्या होता है, तो सीड तो पता चल गया एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड भी पता चल गया, बस सीड डिस्पर्सल क्या है मैं बताऊं
कि सीडों का या बीज का, सीड्स का क्या होता है, बिखराव जो होता है, प्रसार होता है। डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है, प्रसार होना या बिखराव होना। तो सीड किस किस वजह से, कौन कौन से रीजन्स के कारण क्या करती है, बिखराव करती हैं या प्रसार करती हैं। तो मैं आपको बताऊं, इट कैन बी डिस्पर्सल इन अ नंबर ऑफ वेज, यानी बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारे तरीक़ों से सीड का डिस्पर्सल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ डिस्पर्सल के वेज लिख रही हूँ, जैसे वाटर के भी कारण क्या होता है, सीड डिस्पर्सल होता है। सेकंड आपका आ जाता है विंड, जिसे हम एयर भी कहेंगे। ठीक है, इसके भी कारण क्या होता है, सीड का प्रसार होता है या सीड का डिस्पर्सल होता है। एंड द लास्ट है एनिमल एंड ह्यूमन। ठीक है, एनिमल्स एंड ह्यूमन, यानी ह्यूमन या हम लोगों के कारण भी और एनिमल्स के भी कारण क्या होता है, सीड का प्रसार होता है। यानी जैसे हम लोग कोई प्लांट लगाते हैं ना, तो हम लोग सीड डालते हैं कि नहीं, तो ये हम लोगों की रीज़न से वजह से हुआ। कुछ सीड इतने हल्के होते हैं कि वो हवा के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, तो ये भी तो उनका प्रसार करना हुआ। कुछ वाटर के कारण होते हैं, समझ में आ रही बात। कुछ अदर वेज भी होते हैं जिसके कारण क्या होता है, सीड डिस्पर्सल होता है। वो न तो वाटर के कारण होता, न ही एयर और न ही एनिमल्स एंड ह्यूमन। तो वो कौन से रीज़न है, पहले मैं आपको बताऊं। कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर का एक लेयर, ऊपर का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे पोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोड्स कहते हैं। ये पोड्स क्या होते हैं, बाद में ये प्लांट्स क्या होते हैं, राइप हो जाते हैं, यानी पक जाते हैं। और उसके बाद ये स्कैटर, यानी पकने के बाद ये क्या हो जाते हैं, स्कैटर, यानी इनका भी बिखराव हो जाता है। तो इस कारण भी यहाँ पे सीड डिस्पर्सल होता है। तो ये एक अदर थिंग्स है। अगर हम जनरल वे पे जाएंगे तो सीड डिस्पर्सल थ्री रीजन्स के कारण होता है, वाटर, एयर एंड एनिमल्स, ह्यूमंस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सर अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जनन या रिप्रोडक्शन किस किस टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो मेनली रिप्रोडक्शन इट इज़ 2 टाइप्स, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट यहाँ पे हम प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट एक क्या है, एक प्रोड्यूसर भी है, जो हमें भोजन देता है, वो क्या है, एक प्रोड्यूसर भी है। अब यहाँ पे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन बहुत सारे वेज होते हैं। फर्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी एक कायिक जनन होता है जिसके द्वारा, जिसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। और ये किसके किसके मदद से होता है, इसको समझिएगा। ये हेल्प ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हेल्प ऑफ रूट, डन स्टेम, डन शूट। इन सब रीज़न के कारण कुछ प्लांट्स में रूट, स्टेम, शूट के भी कारण वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, अब आते हैं, मैंने बताया कि रूट के भी कारण होते हैं, रूट से भी रिप्रोडक्शन होता है। अगर मैं कहूँ आपके बुक में रूट का रिप्रोडक्शन में जैसे आ गया कैरेट, रेडिस, आपने मूली खाया होगा, रेडिस खाया होगा, तो वहाँ पे आप देखते हैं ना कि उसके फिगर को देखिए। जब भी आपको कुछ चीज़ समझ में आए तो उसके फिगर पे आप पहले ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट ये आपका रेडिस है, ठीक, तो यहाँ पे इस तरह की कुछ चीज़ें निकली होती हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारा रेडिस कहाँ पे होता है, यानी जड़ से होता है, रूट के द्वारा होता है। तो इसमें रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, बाई रूट्स। इसी तरह कैरेट भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बाई स्टेम। स्टेम के द्वारा कौन कौन से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है, तो ऑनियन यानी प्याज में होता है। ठीक है, बाई लीव्स, लीव्स यानी पत्तियों के द्वारा किन किन पेड़ पौधों में होता है रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे हम एक लिख सकते हैं, बिगोनिया नाम का एक प्लांट होता है, उसमें पत्तियों के द्वारा रिप्रोडक्शंस होते हैं। अब आते हैं स्टेम कटिंग। ठीक है, अब ये स्टेम कटिंग क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ मैच्योर स्टेम होते हैं, उनको बड के साथ अलग करके क्या किया जाता है, बड के साथ अलग करके एक पेरेंट प्लांट्स, जैसे जो जनक होते हैं, माता पिता होते हैं, तो
एक प्लांट से न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है या न्यू प्लांट्स जन्म लेते हैं, उसी तरह स्टेम कटिंग में क्या होता है, जो मैच्योर स्टेम होते हैं उनके बड्स के साथ उन्हें पेरेंट प्लांट से अलग कर दिया जाता है, जो बाद में ग्रो करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेम कटिंग टाइप टू रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। कैक्टस का देखे होंगे प्लांट आप लोग, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, स्टेम कटिंग्स के ही द्वारा रिप्रोडक्शंस होते हैं। समझ में आई बात। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आपके बुक में एक लास्ट टॉपिक ये भी है कि क्रॉप्स एंड कल्टीवेशन। ठीक है, क्रॉप्स मतलब आपको पता होता है जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं, रबी क्रॉप्स होते हैं, आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक है, जो क्रॉप्स होते हैं उनको हम लोग कैसे ग्रो करते हैं, कैसे वो सीड से आगे चल के ग्रो होते हैं, और फिर उनका कल्टीवेशन यानी उन्हें स्टोर या उन्हें इकट्ठा कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बताऊँ, ये एक मैंने यहाँ पे फिगर के तरह से एक आपके सामने एक शो किया है ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट में आता है ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी हम लोग पहले फसलों को क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं। फिर सेकंड में आता है प्लगिंग द फील्ड, फिर उसे हम क्या करेंगे, फील्ड में प्लग करते हैं या लगाते हैं। फिर आता है आपका सोइंग द सीड, इसका मतलब क्या होता है, यानी सीड को हेल्दी बनाने के कार्य को हम क्या कह सकते हैं, सोइंग कह सकते हैं। फिर आपका आता है एडिशन ऑफ अ फर्टिलाइजेशन, मीन्स जो सीड होते हैं उसे फर्टिलाइज करने के लिए हम लोग कुछ केमिकल या कुछ भी चीज़ों का जो फार्मर्स के द्वारा जो डाले जाते हैं, जिससे सीड क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे उपजाऊ हो सके और उनसे प्लांट अच्छा ग्रो कर सके, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का कार्य होता है। फिर नेक्स्ट आता है इरिगेशन एंड फिर नेक्स्ट आता है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन यानी उन्हें कोई भी इंसेक्ट्स या कोई भी हर्बीवोरस एनिमल्स उन्हें क्या करें, खा ना सके, इसीलिए क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड द लास्ट आपका एक टॉपिक है हार्वेस्टिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बुक में अच्छे से पढ़ लेना होगा। मैं आपको बता दे रही हूँ व्हाट इज़ अ हार्वेस्टिंग। जो प्लांट होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, जब वो ग्रो कर जाते हैं तो उन्हें कल्टीवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। मीन्स हार्वेस्ट का मतलब होता है काटना या कट करना। ठीक है, तो प्लांट को हम लोग जब वो ग्रो हो जाता है तो उसे सब क्या करते हैं, हार्वेस्ट करके फिर हम उसे कहाँ पे, गोदाम्स में जाके रख देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एट द रूम टेम्परेचर वो क्या होते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो ख़राब नहीं होते हैं। अगर मैं कहूँ राइस, वीट, ठीक है, ये सब जितने भी प्लांट्स जितने भी क्रॉप्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे स्पॉइल नहीं हो सकते हैं, बट जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे वो क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। ऐसे ही फूड को पेरिसेबल और नॉन पेरिसेबल फूड या फूड स्टोरेज भी कहते हैं। आई होप आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। आप बुक लेके अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।